और आज सिर्फ मजदूर का काम बंद नहीं हुआ है, सिर्फ मजदूर तबाह नहीं हुए हैं, सिर्फ फुटपाथ पे सोने वाले लोग परेशान नहीं हुए हैं, वो मजदूर जिन फैक्ट्रियों में काम करते थे, उनके मालिक जो कोठियों में रहते थे, आज दोनों को तबाह कर दिया गया है। कि आप अपने एग्रीकल्चर मिनिस्टर को नहीं समझा पा रहे हैं और आप कह रहे हैं कि किसान गुमराह हो गए हैं। कि भाई अगर आप मोबाइल बनाते हैं तो आप उसका रेट तय करते हैं, आप अगर जूते का दुकान चलाते हैं तो आप उसका रेट तय करते हैं। हम किसान हैं, हम अगर टमाटर उगाते हैं तो हम तय नहीं कर सकते हैं कि टमाटर का दाम क्या होना चाहिए। जो लोग कम एमएसपी से कम पे फसल खरीदते हैं उनके ऊपर कोई क्रिमिनल चार्ज नहीं होता है, कोई उनको इस तरीके का लीगल प्रोटेक्शन नहीं है। तो आप ये चाहते हैं कि जो मजबूरी बिहार के किसानों की है वही मजबूरी हरियाणा और पंजाब के किसानों की भी हो जाए। बात ये होना चाहिए कि जिन मुद्दों पर लोगों ने आपको वोट दिया, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी, उसकी क्या स्थिति है? और उसकी स्थिति आज भी यही है कि बिहार गरीब राज्यों में से सबसे एक गरीब राज्य है। सरकार का कहना है कि फार्मर्स को मिसलीड किया जा रहा है, उनको बोला जा रहा है कि ये गलत है, बट एक्चुअली सरकार का कहना है ये तो उनके लिए इंडिपेंडेंस डे की तरह है, ये उनका नया 1947 का उनका नया इंडिपेंडेंस है। और उनका कहना है कि ये लेबर लॉज, लेबर चेंजेस जो लेके आया है, इस सिस्टम को इतना सिंप्लीफाई किया जा सकता है कि बहुत फैक्ट्रियां लगेंगे हमारे देश में, और फैक्ट्री लगेंगे तो सबको नौकरियां मिल जाएगी। तो ये दोनों अच्छी बात है। I want to understand what your stand is on both of these things and what the stand is of your party is on these two bills and the manner in which they were passed through parliament. सबसे पहली बात तो ये है कि मैं आपको विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप इंटरव्यू में इधर उधर की बात ना करके मुद्दों की बात कर रहे हैं। ये जो दोनों बिल के बारे में आपने चर्चा की है, तो मैं सबसे पहले जो लेबर लॉज है उसके बारे में बता दूं आपको। लेबर लॉज में मेजर रिफॉर्म इससे पहले भी एक बार करने की कोशिश की गई लॉकडाउन के दौरान, और उसके खिलाफ जो ट्रेड यूनियंस हैं उन्होंने रिस्पॉन्ड किया, लेबर मिनिस्ट्री को लिखा। और दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति देखिए कि इस देश के आम लोगों को और इस देश के जो पार्टी जो सत्ता चला रही है इस देश की, उनके प्रवक्ता को लेबर मिनिस्टर का नाम नहीं पता है। ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। और ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि आप हमसे सवाल पूछिएगा तो हमारी पार्टी में हर किसी की अपनी एक जिम्मेवारी है, और उसकी जिम्मेवारी जो जिस विभाग की है, जिस क्षेत्र की है, वो उसको रिस्पॉन्ड करते हैं। लेकिन सरकार का जब आप काम देखेंगे तो लेबर मिनिस्ट्री के ऊपर क्वेश्चन कीजिएगा तो एग्रीकल्चर मिनिस्टर जवाब देगा, एग्रीकल्चर मिनिस्टर के ऊपर सवाल कीजिएगा तो रेल मिनिस्टर जवाब देगा, रेल पे सवाल कीजिएगा तो वित्त मंत्री जवाब देगा। ये बड़ी अजीब स्थिति बनाई गई है। जो स्पेसिफिक क्वेश्चन आपने पूछा है मजदूरों को लेकर के, मजदूरों के रिफॉर्म के नाम पे मजदूरों को जो अधिकार मिला हुआ था इस देश में, उस अधिकार को एक एक करके छीनने की कोशिश किया रही है। उसमें सबसे बुनियादी चीज ये है कि भारत में काम के घंटे निर्धारित थे। काम का घंटा मतलब अगर आप 8 घंटा काम करते हैं तो 8 घंटे के बाद अगर आप 1 मिनट काम करेंगे तो आपको 2 मिनट का पैसा दिया जाएगा। इसको ओवर टाइम कहते हैं। इस देश में मिनिमम वेज जो है वो निर्धारित था। साथ ही साथ कि किसी भी यूनिट में मजदूरों को अपना यूनियन बनाने का अधिकार था। तो ये जो सारे रिफॉर्म लाए गए हैं इसमें मेजरली 2 एस्पेक्ट हैं। एक, जो लेबर को सिक्योरिटीज दी गई है उस सिक्योरिटी को छीन लिया गया है, और उस सिक्योरिटीज के खिलाफ लड़ने का जो उनका डेमोक्रेटिक राइट है उसको क्रिमिनलाइज कर दिया गया है, या यूं कहिए कि उन लड़ने के अधिकारों को, यूनियन बनाने के अधिकारों को छीन लिया गया है। इसके खिलाफ लगातार सेंट्रल ट्रेड यूनियन प्रोटेस्ट कर रही है। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं यहाँ आपको ऐड कर दूं कि जब भाजपा सरकार में नहीं थी तो जो आरएसएस का मजदूर संगठन है, भारतीय मजदूर संघ, वो भी इन आंदोलनों में शामिल था। जब बीजेपी आई है तो बीजेपी जब वही काम कर रही है जो पिछली सरकारों में किया गया, तो वो इस सेंट्रल ट्रेड यूनियन से बाहर हो गए हैं। जबकि कांग्रेस इस तरह के जो कानून लाने की कोशिश कर रही थी, जो रिफॉर्म लाने की कोशिश कर रही थी, उसके खिलाफ जो कांग्रेस पार्टी का मजदूर संगठन है इंटक, वो उस वक्त अपनी ही सरकार का विरोध कर रहा था, और आज भी वो सेंट्रल ट्रेड यूनियन का पार्ट है। ये हो गया मजदूरों के बिल से संबंधित। दूसरा जो किसान बिल है उस पर कुछ कुछ जो कंफ्यूजन फैलाया गया है सरकार के द्वारा, और ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा जो है किसानों को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है, जबकि वो ये कह रहे हैं कि किसान को गुमराह किसी और के द्वारा किया जा रहा है। इस स्थिति को मैं स्पष्ट करना चाहता हूं। पहली बात तो ये कि एपीएमसी जो है, जो मंडियां होती हैं, सरकारी मंडियां होती हैं,
बिहार में उसको बाजार समिति बोलते हैं। बिहार में 2006 में ही एपीएमसी को समाप्त कर दिया गया, ये बोल करके कि किसानों को बिचौलियों से बचाया जाएगा। ठीक है, आज बिहार में एपीएमसी नहीं है, सरकार जो है वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है वो निर्धारित करती है, लेकिन किसी भी किसान को बिहार में आज के डेट में मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं मिलता है। और वो जो तर्क था कि हम बिचौलियों से निकाल करके किसानों को आज़ादी देना चाहते हैं कि किसान जहां चाहे वहां जाकर के अपना फसल बेच सकते हैं, तो किसान तो पहले भी, क्योंकि 6% फसल की खरीद जो है वो एपीएमसी के तहत होती थी, 94% फसल की खरीद और बिक्री जो है पहले भी एपीएमसी के बाहर ही होता था। लेकिन अननेसेसरी इसको तर्क बना करके कि एपीएमसी में करप्शन होता है, बिहार में 2006 में ही एपीएमसी समाप्त कर दिया गया। और आज की हकीकत यह है कि किसान बाहर फसल बेच रहे थे, बेच रहे हैं, लेकिन जो उनको मिनिमम सपोर्ट प्राइस का एक सिक्योरिटी था, एक जो शील्ड था उनके लिए, ये शील्ड उनके हाथ से चला गया है। बिहार का उदाहरण मैं आपको देता हूं, मैं मक्का, जहां सबसे ज्यादा मक्के की खेती होती है, उस इलाके से आता हूं, बेगूसराय, खगड़िया, ये जो पूरा एरिया है। सरकार ने 1800 रुपए से ज्यादा एमएसपी जो है वो निर्धारित किया है, लेकिन 900 रुपए से ज्यादा में किसी का भी मक्का नहीं बिक रहा है। ये रियलिटी है, आप अपने रिपोर्टर भेज करके ये सच्चाई मंगवा सकते हैं। पंजाब में इन्होंने क्या कहा, हरियाणा में इन्होंने क्या कहा कि अरे बिहार तो 2006 में ही एपीएमसी समाप्त कर दिया। तो आप क्या चाहते हैं कि जैसे बिहार के किसान एपीएमसी समाप्त हो जाने के बाद और मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो उनको नहीं मिल पा रहा है, उसके चलते वो अपनी फसल कहीं नहीं बेच पा रहे हैं, वो मजबूर हैं कि किसी भी प्राइवेट एंटिटी के पास, किसी भी प्राइवेट पर्सन के पास अपना फसल बेचें, और उनके ऊपर अगर उनको एमएसपी नहीं मिलता है तो उनके जो लोग कम एमएसपी से कम पे फसल खरीदते हैं उनके ऊपर कोई क्रिमिनल चार्ज नहीं होता है, कोई उनको इस तरीके का लीगल प्रोटेक्शन नहीं है। तो आप ये चाहते हैं कि जो मजबूरी बिहार के किसानों की है वही मजबूरी हरियाणा और पंजाब के किसानों की भी हो जाए। असल बात यह है कि इस पूरे मामले में सरकार के द्वारा झूठ बोला गया है, और इसका सबसे बड़ा उदाहरण यह है कि आप अपने एग्रीकल्चर मिनिस्टर को नहीं समझा पा रहे हैं और आप कह रहे हैं कि किसान गुमराह हो गए हैं। 70 साल में ऐसा पहली बार हुआ है मैडम कि सरकार किसानों का भला करना चाहती है, अन्नदाताओं का भला करना चाहती है, और किसान कह रहे हैं कि हमको ये भलाई नहीं चाहिए, क्योंकि उनका अनुभव ये कहता है कि जैसे वो जीएसटी ला करके करदाताओं का भला करना चाहते थे, वैसे ही ये फार्मर बिल ला करके किसानों का भला करना चाहते हैं। जैसे नोटबंदी और जीएसटी से देश का भला नहीं हुआ, वैसे इस फार्मर बिल से किसानों का भला नहीं हो सकता है। और ये कहना कि किसानों को गुमराह किया जा रहा है, ये किसान का अपमान है। जो खेती करते हैं, जो मेहनत करते हैं, उनके पास ये समझ होती है कि कैसे फसल उगाई जाए, वो समझ सकते हैं कि अपने फसल के दाम को कैसे बचाया जाए। मैं समझता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कृषि प्रधान देश में किसानों का अपमान किया है, उनको किसानों से माफी मांगनी चाहिए, और किसानों के जो मांग हैं उसको जायज तरीके से समझते हुए ये परेशानी समझनी चाहिए कि भाई अगर आप मोबाइल बनाते हैं तो आप उसका रेट तय करते हैं, आप अगर जूते का दुकान चलाते हैं तो आप उसका रेट तय करते हैं। हम किसान हैं, हम अगर टमाटर उगाते हैं तो हम तय नहीं कर सकते हैं कि टमाटर का दाम क्या होना चाहिए, प्याज का दाम क्या होना चाहिए। और एक आखिरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपके चैनल के माध्यम से देश की जनता को बताना चाहता हूं कि ये लड़ाई सिर्फ किसान की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई इस देश के मिडिल क्लास की लड़ाई है। ये हमको समझना पड़ेगा कि मिडिल क्लास को जैसे 10 रुपए का प्याज 80 रुपए में खरीदना पड़ता है, कल को जब बड़े बिचौलिए, छोटे छोटे बिचौलिए तो खत्म हो जाएंगे, लेकिन जो देश का सबसे बड़ा बिचौलिया है, जो प्रधान बिचौलिया है, उसी के पास यह एकाधिकार होगा कि वो सारे फसल को खरीद सकता है। तो कल को यही प्याज किसान से वो 8 रुपए में खरीदेंगे और आपको 800 रुपए किलो खरीदना पड़ सकता है। और मैं जियो का एक उदाहरण आपके चैनल पे देना चाहता हूं कि जब जियो आया तो फ्री में धन धनाधन करा रहा था, लोग खूब जियो का जो है सिम खरीदे, और जब बड़ी बड़ी कंपनियां इस मोनोपोली के खेल से आउट हो गई तो आज हकीकत क्या है, आज महंगा डेटा हमको खरीदना पड़ रहा है और स्पीड भी हमको नहीं मिल रहा है। ये खेल हमको समझना पड़ेगा कि कोई भी प्रोग्रेसिव सोसाइटी वो मोनोपोली से चॉइस की तरफ जाती है, और आज मोनोपोली के इस राज में ये हो रहा है कि हम चॉइस से मोनोपोली की तरफ जा रहे हैं। इसका हमको विरोध करना चाहिए।
आपने जीएसटी की जिक्र की थी। आई जस्ट वांट टू आस्क यू क्वेश्चन अबाउट जीएसटी। कैग का एक रिपोर्ट आया है कि सरकार ने जीएसटी, जो राज्य स्टेट गवर्नमेंट्स को जीएसटी ट्रांसफर करनी थी, उन्होंने ट्रांसफर की नहीं, उन्होंने अपने पास रखा और बाकी दूसरी चीजों पे खर्च किया। और देयर इज अ क्वेश्चन नाउ अबाउट फेडरलिज्म, because every state has a certain right to make its own decisions. States are represented in the Rajya Sabha. States are supposed to have their own money, their own budgets. Now, without the GST, what has happened in many states, like the state of Karnataka, for example, the state of Bihar, for example, are running short of funds. There is a report from the Asian Development Research Institute that says Bihar's economy is likely to shrink between 15 and 18% in this financial year because of all of the things that we have already talked about. And the fall in GDP collection and transfer. States are paying for PPEs right now, which the central government has said that they're not going to pay for anymore. States paid for the transport of migrant laborers on the Indian Railways back to their homes. They're also entirely lifting the costs of feeding and looking after corona patients. Is there a risk here of states like Bihar completely running out of funds? And is that a risk to the federalism of this country? ये आपने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन रेज किया है। जीएसटी के संबंध में 2-3 चीज मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ। पहली बात तो ये कि इन्होंने ये दावा किया था कि जीएसटी के बाद जो हमारा टैक्सेशन सिस्टम है वो ईज हो जाएगा, जबकि हमने ये देखा कि जो छोटी पूंजी स्मॉल कैपिटल के बिजनेस को रन करने वाले लोग थे उनके लिए ईज नहीं हुआ, बल्कि उनके लिए और कॉम्प्लिकेटेड हो गया। हर छोटे छोटे फर्म को सीए रखना पड़ रहा है, सारे टैक्स का जो है जो बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिस्टम है उसमें जो है उनको टैक्सेशन को समझना और टैक्स भरने की प्रक्रिया को समझना, उसमें उनको एक्स्ट्रा खर्च करना पड़ रहा था। जीएसटी कानून की दिक्कत ये रही कि उसमें तो अभी तक दर्जनों रिफॉर्म कर चुकी है सरकार खुद ही, दर्जनों उसमें रिफॉर्म किए जा चुके हैं। दूसरा, उसके रिजल्ट्स क्या हुए हैं? रिजल्ट ये हुआ है कि लॉकडाउन से ठीक पहले केरला, पंजाब और कई राज्य के मुख्यमंत्री एक डेलीगेशन लेकर के सेंट्रल गवर्नमेंट से मिलने के लिए आए कि आप हमारा जीएसटी का बकाया वापस कीजिए, वरना हमको स्टेट चलाने में दिक्कत हो रही है। आपने बिहार राज्य की बात की, बिहार में शराब पे पाबंदी है और लॉकडाउन के दौरान हमने क्या देखा कि सारे स्टेट के पास रेवेन्यू की कमी हो गई और शराब से रेवेन्यू निकाल करके सरकारी कर्मचारियों को वेतन देने की परिस्थिति राज्य के सामने उत्पन्न हो गई। इसीलिए हम ये कहते हैं कि आज चाहे जीएसटी हो, नोटबंदी हो या फिर ये लॉकडाउन हो या फिर किसानों और मजदूरों के को रिफॉर्म के नाम पे जो बिल लाया गया है, ये दरअसल इस देश में जो प्रोडक्टिव कैपिटल है उस प्रोडक्टिव कैपिटल को तबाह करने के लिए लाया गया है। और आज सिर्फ मजदूर का काम बंद नहीं हुआ है, सिर्फ मजदूर तबाह नहीं हुए हैं, सिर्फ फुटपाथ पे सोने वाले लोग परेशान नहीं हुए हैं, वो मजदूर जिन फैक्ट्रियों में काम करते थे उनके मालिक जो कोठियों में रहते थे, आज दोनों को तबाह कर दिया गया है। नोटबंदी और जीएसटी के बाद किसी तरह से उन्होंने इस शॉक को बर्दाश्त कर लिया था, लेकिन लॉकडाउन के बाद जो इकोनॉमी ठप हुई है इसका बुरा असर इस देश के रेवेन्यू पे पड़ा है। और खास करके बिहार जैसे राज्य जो बहुत गरीब राज्य हैं, जिनके पास रेवेन्यू का और कोई माध्यम नहीं है, वहां पे शराब की भी बंदी है, शराब से भी वहां पे कोई टैक्स नहीं आता है, उस राज्य में आज ये क्राइसिस ये है कि अपने सरकारी कर्मचारियों को वेतन देने के लिए, पेमेंट देने के लिए उनके पास पैसा नहीं है। और ये सिर्फ गरीब राज्य के साथ नहीं हो रहा है। आप मुंबई में रहती हैं, मैं महाराष्ट्र के बारे में एक फैक्ट आपको बताता हूँ। 3 ट्रिलियन की हमारी इकोनॉमी थी, 1 ट्रिलियन अकेले महाराष्ट्र होल्ड करता था। और उस रिच राज्य को भी आज आजादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि अपने कर्मचारियों को वेतन देने के लिए बैंक से लोन लेना पड़ा है, जिसपे उनको 18% का जीएसटी भरना पड़ेगा।